नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकेत साफ है, राजस्थान का मौसम बदल चुका है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता के 5 साल खराब कर दिए हैं। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। आज मैं जयपुर ऐसे समय आया हूं जब देश का गौरव आसमान पर है। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। अनेक दशकों से हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, कितने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है
मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है। कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। आवास सम्मेलन के मंच पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस रिश्ते के तहत ये फायदा पहुंचाए गए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं जो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहां जाएगा और ये डिसाइड करते हैं। सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया। यह आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2,500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए, इस पे आप इसका बटन दबाइए। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो
हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर पूरा किया। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के जरिए स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से भी मिले, उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ट्रेन में वो आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के शाही दूतावास में 93वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुई, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत और सऊदी अरब के संबंधों पर बात करते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सऊदी अरब के साथ हमारे ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निर्देशन में रणनीतिक साझेदारी परिषद के द्विपक्षीय सहयोग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम किया है। On the occasion of the 93rd National Day of the Kingdom of Saudi Arabia, I would like to convey warm greetings and felicitations to the people of Saudi Arabia. As we all know, India deeply values and cherishes our historical, culture and strategic partnership with Saudi Arabia. We were honored to welcome His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, for a state visit to our country earlier this month. India-Saudi relations have deepened under the visionary leadership of our great nations. The strategic वहीं इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को शाम निर्धारित कार्यक्रम के तहत पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के भाजपा से नाता तोड़ने और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो ये उनका मसला है। तेजस्वी ने कहा कि तमिलनाडु में देखा जाए तो AIADMK मजबूत पार्टी है, वहाँ कांग्रेस और DMK का गठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोगों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक बुलाया, लेकिन उनका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो DMK जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और DMK का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि NDA अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है NDA का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है NDA का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा शिवसेना भी पार्टी थी, वो भी बाहर हुई, JDU बिहार में थी, वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि NDA का मतलब ही नहीं रह गया है अब कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है वो देश चला रहे, उसी पे काम चल रहा। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है भाई, पिछले साल ही ना 9 तारीख को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था 9 अगस्त को कि हम सब लोग देश भर में इकट्ठा करेंगे और भाजपा को देश के सत्ता से बाहर करेंगे। तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कोई सरकार चल रही है, एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा के हाथ में है और जब बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई-रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।